नमस्कार, सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में। संसद का सत्र कल खत्म हो गया। अब गैप है और अगले दिन मतलब अगला सेशन जो होगा वो मार्च में चालू होगा और अप्रैल में खत्म हो जाएगा। इस बीच काफ़ी सारे डिस्कशन हो रहे और एक बात के ऊपर काफ़ी चर्चा भी हुई कि जिस तरह से सरकार ने और पर्टिकुलरली बीजेपी ने एक मोशन लाने का सोचा है। इस बीच में हमने ये भी देखा कि हमारे जो एलओपी है, वो किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से बिहेव करते हैं। संसद जो कैंपस है संसद का, उसको उन्होंने शायद एक कॉलेज का कैंपस मानकर इस तरह से आते थे, जाते थे, बात करते थे। सवाल कई सारे हैं, कई सारे उठते हैं और जिस तरह से वो बयान देते हैं, उससे रिलेटेड तो काफ़ी दिनों से जब से वो एलओपी बने हैं, चर्चा होती रही है। और पत्रकार जब उनसे कुछ ऐसा सवाल पूछते हैं तो वो भी हमने देखा कि किस तरह से वो चिढ़ जाते हैं और बीजेपी का एजेंडा चला रहे हो ये भी बोलते हैं। आप बीजेपी के पत्रकार हो ये भी बोलते हैं। लेकिन इस बार जो बोला है उन्होंने वो काफ़ी सीरियस है। और देखा जाए तो हम 4 स्तंभ मानते हैं सर कि हमारे डेमोक्रेसी के उसमें से पत्रकारों का काफ़ी बड़ा एक योगदान होता है। लेकिन देखिए ना राहुल गांधी जी ने जिस तरह से उपमा उनका अपमान किया, वो भी एक सोचने लायक बात है। कैसे अपमान किया था? आप लोगों ने देखा होगा वो वीडियो जिसमें उन्होंने कहा कि आप बीजेपी के लिए बात करते हो और आप डिससर्विस कर रहे हो। तो सवाल ये है कि क्या उनको भी मालूम है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिससर्विस? तो इसकी चर्चा आज हम करेंगे और इसके लिए हमने आमंत्रित किया है हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट देवेंद्र कुमार सर को। सर थैंक यू वन्स अगेन आप हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद वर्षा जी, आपको और आपके दर्शकों को महाशिवरात्रि की अग्रिम शुभकामनाएं। सर धन्यवाद महाशिवरात्रि कल है लेकिन आज पूरी दुनिया वैलेंटाइन्स डे ज़रूर मना रही है लेकिन हम उसको ब्लैक डे मानते हैं क्योंकि हमारे 40 सोल्जर्स सर पुलवामा में वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो हम उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और सर आज की चर्चा का जो विषय है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस सर्विस और राहुल गांधी जी ने किस तरह से सर्विस निभाई है, ये भी एक सोचने वाली बात है सर। देखिए, राहुल गांधी जी और जहाँ तक कांग्रेस का प्रश्न है, पूरे विपक्ष का प्रश्न है, उनको वो एक बात सदैव करते हैं। उनके आप किसी भी प्रवक्ता को भी देखिए, किसी नेशनल टेलीविज़न पर आते हैं तो उनका रवैया ठीक ऐसा ही रहता है कि टीवी चैनल्स को या मीडिया को या एंकर्स को या पत्रकारों को अ, भाजपा के प्रवक्ता बोल देना, भाजपा के प्रवक्ता बता देना या भाजपा के ही लिए काम करते हैं ऐसा बता देना। ये न केवल पत्रकारों का अपमान होता है या मीडिया का अपमान होता है, अपितु मैं ऐसा मानता हूँ कि इससे कांग्रेस की खुद की छवि को भी नुकसान होता है। क्योंकि देखिए ये आप 2012-13 से पहले का अगर मीडिया देखेंगे तो ठीक ऐसा ही था, उस समय कांग्रेस की आरती उतारी जा रही थी। अब देखिए अरफा खानम जी जैसी एक बहुत बड़ी पत्रकार हैं जिसकी कांग्रेस आज भी तारीफ़ करती है और जो ख़ास करके कांग्रेस के समर्थक लोग हैं, वो अरफा खानम को काफ़ी पसंद भी करते हैं। अरफा खानम का एक वीडियो बहुत वायरल है, जहाँ पर वो किसी नेता के अब नेता का नाम नहीं देना है मुझे, लेकिन उनके टॉयलेट का वीडियो दिखा रही है। बाथरूम और टॉयलेट्स की वीडियो दिखा रही है। तो इस प्रकार की पत्रकारिता तो कम से कम आज नहीं हो रही। राइट। इस स्तर की पत्रकारिता तो नहीं हो रही, कि देखिए ये कैसा है, वो कैसा है। परंतु प्रश्न यहाँ पर ये भी है कि राहुल गांधी जी जिस डिस सर्विस की बात करते हैं, किस प्रकार की डिस सर्विस? क्या राहुल गांधी को या कांग्रेस को प्रश्न पूछना डिस सर्विस हो जाता है? हुँ, क्या वो किसी भी व्यक्ति उनको प्रश्न पूछे वो पसंद नहीं करते हैं? क्या कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में अपने आप को ऐसा मान चुकी है कि वो प्रश्नों से भी ऊपर है? हालाँकि वो अपने आप को देश के कायदे कानून से ऊपर तो मानते ही हैं। बिल्कुल। संसद में जो उन्होंने बोला कि जो भी ला दें, चाहे प्रिविलेज प्रस्ताव ही ले आएँ। जिस प्रकार से स्पीकर उनको बार-बार नियम याद दिलाते रहे, लेकिन वो उनके साथ आर्ग्यूमेंट करते रहे।
तो ये कहीं न कहीं क्या ऐसा तो नहीं मान लिया है कांग्रेस और राहुल गांधी ने और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने, कि कांग्रेस और राहुल गांधी और पूरा गांधी नेहरू परिवार इस देश के संविधान और इस देश की संस्थाओं के नियमों से ऊपर हैं। उन पर कोई नियम लागू नहीं होंगे। तो ये उनका भ्रम है। इस भ्रम में उनको ना रहना चाहिए, ना इस प्रकार के भ्रम को फैलाना चाहिए। क्योंकि ये देश का संविधान, इस देश की संस्थाओं के नियम, इस देश के प्रत्येक नागरिक पर लागू होते हैं। बिल्कुल तो सही। जब आप इस देश के नियमों को, संसद के नियमों को नहीं मानते हुए आप आर्ग्यूमेंट्स पर उतर आते हैं, आप दलीलों पर उतर आते हैं, आप बहस पर उतर आते हैं नियमों को मानने के बदले, तो आप उन नियमों के साथ डिससर्विस करते हो। आप संसद के साथ डिससर्विस करते हो। चलिए आप राहुल जी के पूरे कार्यकाल को ही देख लीजिए। यस, जब से वो सक्रिय राजनीति में आए हैं, क्या वो बताएँगे? उनको ये बताना चाहिए कि उन्होंने क्या देश की सर्विस की है, क्या सेवा की है? एक यस, तो एक कम से कम बात बता, एक बात आज राइट, तक करीब-करीब 2 से वो आए 2002, 2003, 4 से सक्रिय राजनीति में आए, वो सांसद हैं 15, 16, 17, 18 ये 18वीं लोकसभा चल रही है। यस, आज तक आज तक राहुल गांधी एक प्राइवेट बिल लेकर नहीं आए। अपने आप को ये इतने बड़े विद्वान मानते हैं। यस, एक प्राइवेट बिल लेकर भी तो नहीं आए। ऑन एन एवरेज 17वीं या 18वीं लोकसभा का मैं बात बताऊँ तो उसमें ऑन एन एवरेज जो है 1.5 प्राइवेट बिल की पर सदस्य। लेकिन यस, उनमें राहुल गांधी अब तक आज तक एक भी प्राइवेट बिल लेकर नहीं आए। आपको लेकर तो आना चाहिए कम से कम। आप सर्विस कर रहे हो ना, आप कुछ ऐसा लेकर आइए तो देश के लोगों को लगे कि राहुल जी आप कुछ देश की सेवा के लिए कुछ अच्छा, कुछ नया लेकर आते हो। हालाँकि आपने किया क्या है? अब तक आपने संवैधानिक संस्थाओं पर आघात किए हैं, चाहे वो संसद हो, चाहे वो राज्यसभा, चाहे अपने इलेक्शन कमीशन हो, चाहे अपने न्याय व्यवस्था हो। यही राहुल गांधी हैं, सुप्रीम कोर्ट को मिसकोट करने की वजह से उनको माफी मांगनी पड़ी थी, राफेल डील के लिए। सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी उन्होंने। तो अगर आप इस प्रकार की आप किसी कोर्ट को मिसकोट करने से अगर आप ये मानते हो कि देश की सेवा कर रहे हो, तो राहुल गांधी जी ये आप सेवा नहीं, आप डिससर्विस कर रहे हो। आप कुसेवा कर रहे हो। ऐसा ना करें। यस, तो और ये राहुल गांधी मैं बार-बार ये बोलता हूँ और जब तक इनके जो पॉलिटिकल एडवाइजर्स हैं, वो बदल नहीं जाते और राहुल गांधी देश की सेवा के ट्रैक पर नहीं आते। ये जो डिस सर्विस कर रहे हैं, सर्विस की जगह पे ये सेवा की जगह जो कुसेवा कर रहे हैं, इसकी जगह पे वो फिर से सेवा के रास्ते पर आ जाए, सर्विस के रास्ते पर आ जाए। जब तक इनके पॉलिटिकल एडवाइजर उनको इस प्रकार की एडवाइस नहीं देते, तब तक मैं ये कहता रहूँगा कि राहुल गांधी जी, आपके पॉलिटिकल एडवाइजर जो हैं, वो पूरे देश में आपको इस प्रकार की एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं कि आपकी और कांग्रेस की पूरे देश में, पूरे विश्व में फजीहत होती है। आप यस, आउटडेट माने जा रहे हो। तो आप ऐसे सलाहकारों से दूर रहिए, इनको निकाल फेंकिए। आज तक ऐसा एक भी मुद्दा इन लोगों ने आपको नहीं दिया है कि देश का कॉमन मैन, सामान्य व्यक्ति ये कहें कि राहुल गांधी जी ने ये मेरा मुद्दा उठाया। चाहे आप राफेल डील की बात कर लीजिए, चाहे आप चौकीदार चोर है की बात कर लीजिए, चाहे आप वोट चोरी की बात कर लीजिए, चाहे आप यस, इलेक्शन कमीशन को टारगेट करने की बात कर लीजिए। आज यस, तक कॉमन मैन ने आपके एक भी मुद्दे को के साथ अपने आप को नहीं जोड़ा है। इसका सीधा-सीधा अर्थ ये निकलता है कि आपको जो भी ये मुद्दे देते हैं, ये लोग आपको भटका रहे हैं। ये सलाहकार आपको आपकी सर्विस नहीं, आपकी डिससर्विस कर रहे हैं। तो ये जो सलाहकार डिससर्विस कर रहे हैं ना, इनको निकालिए पहले। स
बाकी सर पत्रकार अपना धर्म बजाएँगे, वो अपना धर्म निभाते हैं, वो निभाएँगे। हाँ, वो बिल्कुल प्रश्न सर। पूछते हैं, जिस किसी को पूछने चाहिए उन सभी को पूछते हैं। राइट। आप सर पत्रकारों को और मीडिया का अपमान करना बंद कर दीजिए। राइट, ये तो सर कई बार हमने देखा है शायद इलेक्शन के टाइम पे भी किसी जो पत्रकार कांग्रेस को रिपोर्ट करती आ रही थी कितने सालों से, उनको कह दिया था उन्होंने कि आप बीजेपी पत्रकार हो। हाँ, सर वो बात शायद आज तक की पत्रकार थी वो। हाँ, जो भी नाम नहीं याद आ रहा है। सर और दूसरी हुँ, बात सर आप जैसे बता रहे हैं कि मतलब राहुल गांधी जब से राजनीति में आए हैं और देख रहे हैं हम लोग कि उन्होंने क्या-क्या योगदान दिया है सर। सर कैसे सर बात करते हैं ना, ये लोग कहते हैं कि देखिए उन्होंने अ, भारत जोड़ो यात्रा निकाली, फिर बाद में कितने सारे कॉमन लोगों के साथ जाके बात करते हैं, कितने सारे मतलब वो कभी कुली बने हैं, कभी जूता बनाने वाले के पास गए, कभी जलेबी बनाने वाले के पास गए। बहुत सारी जगह पे ऐसे जाते हैं, बात करते हैं और कहते हैं कि मैं तो कॉमन मैन की बात करता हूँ। तो सर कैसे ये हम कह सकेंगे उनको कि ये डिसर्विस है करके? क्योंकि ये तो हमेशा कहते हैं ना मैं तो किसी से डरता नहीं हूँ और मैं तो ऐसे ही बात करता रहूँगा। नहीं मैं तो मानता ही हूँ कि राहुल जी अगर आप नहीं डरते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, आप किसी से भी मत डरिए। परंतु आप इस देश की संस्थाओं के नियमों से और देश के संविधान के दायरे में रहिए। हमारा यस, संविधान, हमारे नियम किसी को डराते नहीं हैं, परंतु इसी से ही देश सुचारू रूप से चलता है, संस्थाएँ सुचारू रूप से चलती हैं, तो आप उनके दायरे में रहिए, इसके दायरे में रहिए। दूसरी बात आपने जो कहा कि ये बार-बार कुली का रोल कर देने से, एक्टिंग कर देने से आप कुलियों के साथ जुड़ नहीं जाते। किसान की एक्टिंग कर देने से आप किसान आपको अपने साथ जोड़ेगा नहीं। हाँ, ये बात अवश्य हुई कि जलेबी बनाने के बाद आपके करियर में बहुत सारी जलेबियाँ बन गई। वो चाहे महाराष्ट्र ले लीजिए या हरियाणा ले लीजिए या बिहार ले लीजिए, ये पूरी की पूरी जलेबी बन गई। फैक्ट्रियाँ लगवाने वाले थे, अब कब लगेगी पता नहीं। यस। मैं तो वेट कर रहा हूँ कि लग जाए तो शायद 1 आध किलो जलेबी का ऑर्डर मैं भी दे दूँ। यस सर, परंतु राइट। ये कॉमन अगर आपको ये पता है, आप कॉमन मैन से जुड़ते तो आपको पता होता कि जी, जलेबियाँ फैक्ट्री में नहीं बनती। पैक राइट, होकर जाती ज़रूर है, परंतु उसको फैक्ट्री में नहीं बनाया जाता। ये कॉमन मैन की बात है, ये कॉमन सेंस की भी बात है। आपने यस। भारत जोड़ो यात्रा करके आपने ऐसा कौन-सा मुद्दा उठाया, जो कॉमन मैन के साथ आप कहते हो कि मिले थे, तो उस कॉमन मैन ने अपने आप को आपके साथ जोड़ा। सर कितने किलोमीटर पैदल चले सर, क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं देखिए, पैदल तो वैसे आप देखेंगी तो इतने बहुत सारे लोग हैं मैम। आप राइट, कोलकाता राइट। में चले जाइए, अभी भी वहाँ पर वो पैडल ऑटो रिक्शा चलाने वाले लोग हैं। हाँ, है ना? तो अभी बहुत सारे लोग ऐसे और अभी अब इससे चलिए इसको भी छोड़ दीजिए। आप प्रत्येक सुबह, प्रत्येक प्रभात को आप किसी भी गार्डन में चले जाइए, उपवन में चले जाइए, आपको बहुत सारे लोग चलते दिखेंगे। वो साल भर में कई किलोमीटर चलते हैं। राहुल गांधी राइट। भारत जोड़ो यात्रा में जितना चले उससे ज़्यादा तो ये लोग चल देते हैं। परंतु जो वो लोग पाते हैं, वही शायद राहुल गांधी ने पाया। वो था हेल्थ ठीक रहती है इससे, चलने से। यस। हेल्दी सर दिखते दूसरी हैं बात राहुल गांधी, तो ये ये पाया। ना वो कॉमन मैन से कनेक्ट कर पाए, सामान्य लोगों से ना उनका कनेक्ट हो पाया, ना सामान्य लोगों ने अपने आप को उनके साथ कनेक्ट किया है। ये फलश्रुति है उनकी भारत जोड़ो यात्रा। सर दूसरा सवाल जब आप बात कर रहे हैं सर्विस और डिससर्विस की क्योंकि उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया है पत्रकारों के ऊपर, तो सर क्या ये मानते हैं क्या इस तरह से कि ये सर्विस है कि जभी भी ये विदेश में जाते हैं, तो कहते हैं कि हमारा लोकतंत्र खतरे में है। फिर कहते हैं कि सारे संस्थाओं को मोदी जी ने कैप्चर कर लिया है, हमारा संविधान खतरे में है। पता नहीं बहुत सारी चीज़ें क्या-क्या खतरे में है उनको लगता है, तो ये बाहर जाके जहाँ पर ये लेक्चर्स देते हैं, वो ये बात करते हैं। तो क्या सर ये अपनी सर्विस मानते हैं इसको? शायद उनके लिए वही सर्विस है कि देश के बाहर जाओ और देश को गरियाओ। देश के लिए अच्छा नहीं है ऐसी चीज़ें बोलो। आपने एक चीज़ आप आपसे शायद मिस हो गई, वो था कि आप इंटरवेन कीजिए।
यस, विदेश के लोगों को उन्होंने आमंत्रित किया था कि हमारे यहाँ पर लोकतंत्र खतरे में है, आप इंटरवेन कीजिए। यस, यस कहा इसी था। इसी अर्थ में कुछ बोला। यस, तो ये देखिए, मैंने पहले भी जैसे बताया कि आपने चुनाव आयोग को टारगेट किया, न्याय तंत्र को कई बार टारगेट किया। जब आपको बेल नहीं मिलती थी तो न्याय तंत्र ठीक नहीं है, बेल मिल जाती है तो न्याय तंत्र को आप माथे ओढ़ लेते हैं। तो ये तो मीठा-मीठा, गप-गप, कड़वा-कड़वा थू नहीं होता। आप जब कर्नाटक में जीत जाते हैं, देखिए आप ईवीएम की बात कर रहे हैं, ईवीएम से कर्नाटक में जीते, बैलेट से भी जीते, लेकिन महाराष्ट्र में हार गए। तो कर्नाटक में जो हो गया वो सही है, महाराष्ट्र हम हार कैसे सकते हैं? तो ये डिसरिस्पेक्ट, ये डिससर्विस है देश के साथ। मेरे लिए ठीक होगा, मेरे अनुकूल होगा वही सर्विस है, मेरे अनुकूल नहीं है तो वो सर्विस नहीं है, ये गलत। ऐसी बात किसी भी नेता को नहीं करनी चाहिए। चलिए मैं कुछ आंकड़े दे देता हूँ आपको। हुँ, हुँ, मैंने हुँ। कुछ निकाले हैं, तो 15वीं लोकसभा जब राहुल गांधी चुनकर आए, 2004 से 2009 से 2014, नहीं इससे पहले आए थे लेकिन उसके आंकड़े मेरे पास नहीं है। राहुल गांधी की लोकसभा में उपस्थिति 43%, ओके। 50% भी वो उपस्थित नहीं रहे। जबकि एवरेज लोकसभा की उपस्थिति जो थी एवरेज 73%, 76%। हुँ, राहुल गांधी जी ये अगर यही सर्विस है, तो क्षमा करें ये देश इसे सर्विस नहीं मानता। बिल्कुल। चलिए आ जाते हैं हम 16वीं लोकसभा में। उपस्थिति कितनी थी? अच्छा है आप सर्विस देना शुरू कर दिया, आपने 52% पर आ गए। लेकिन एवरेज लोकसभा की उपस्थिति 80% थी। वहाँ 4%, यहाँ पर 9% हुआ। फिर आपने फिर कुछ तो ऐसा किया, 17वीं लोकसभा में आते हैं हम, जो 2019 से 2024, राहुल गांधी जी की उपस्थिति थी 51%, जबकि लोकसभा एवरेज आई थी 79% पे। तो आप उपस्थित नहीं रहते हैं, अगर उपस्थित नहीं रहना आपके लिए सर्विस है और उपस्थित रहना डिससर्विस है, जबकि ये सारे के सारे पत्रकार जिनको इन्होंने ये बोला कि डिससर्विस कर रहे हो, ये सारे के सारे की अगर आप उपस्थिति देखेंगी, तो करीब-करीब 100% रहेंगी। बिल्कुल। क्योंकि वो कम से कम उनको जो जॉब दी है, आपको राहुल गांधी जी, अमेठी ने, वायनाड ने, वहाँ के लोगों ने आपको एक सर्विस के लिए आपको चुना था, कि आप हमारा काम कीजिए। देश के लोगों ने आपको चुना था कि आप हमारे प्रश्न उठाइए। 50% से कम तो आप लोकसभा में उपस्थित रहते हैं। कौन-सी सर्विस देते हैं? चलिए एक और आंकड़े पे आ जाते हैं। कितने प्रश्न पूछे? 15वीं लोकसभा में राहुल गांधी जी ने एक भी प्रश्न नहीं पूछा। क्या बात सोचिए कर रहे एक भी प्रश्न नहीं पूछा हैं? अच्छा। और स एवरेज है 300 प्रश्न। चलिए यहाँ पर बाकी के तो मेरे पास है नहीं लेकिन 17वीं लोकसभा में उन्होंने अच्छा किया। तो इस वजह से शायद मैं मानता हूँ कि 2 आंकड़ों में प्रश्न पूछे, तो 2024 में देश के लोगों ने उनको बढ़ाया, आगे बढ़ाया। 99 प्रश्न पूछे। लोकसभा सी की एवरेज 210 प्रश्न थी। आप ना राइट। प्रश्न पूछते हैं, ना प्राइवेट बिल लाते हैं। आप राहुल जी किस प्रकार की सर्विस देते हैं देश को? आपको लोग चुनकर भेजते हैं, तो आप ऐसी तो कोई सर्विस दिख नहीं रहा है कि आप दे रहे हो। जब बाकी एवरेज 210 प्रश्न पूछे जाते हैं, आप केवल निन्या आधे से भी कम पूछते हो। चलिए हम डिस्कशंस पे आ जाते हैं। लोकसभा में कई सारी डिस्कस होती हैं। 15वीं लोकसभा में राहुल गांधी जी ने 2 चर्चाओं में हिस्सा लिया, केवल 2। ये 15वीं लोकसभा की जो बात कर रहे हैं, ये तो यूपीए का कार्यकाल था। यस, जब उन्होंने वो श्वेत पत्र फाड़ा था। हाँ, जो कैबिनेट ने जो प्रस्ताव पारित किया था, उस प्रस्ताव को इन्होंने राहुल जी ने वो पत्रकार परिषद में फाड़ दिया। वो हीरो यस, की तरह एंट्री लेकर आए थे। वो यस, इतना यस। अच्छा सेट बराबर तैयार करके रखा हुआ था कि ऐसा होगा, फिर राहुल जी हीरो की तरह एंट्री लेंगे, फिर वो बैठेंगे नहीं, आगे खड़े रहेंगे टेबल के,
फिर फाड़ देंगे, देखो ये मैं इसे फाड़ रहा हूँ, जैसे वो मूवी में करता है हीरो ज़्यादातर ऐसा। परंतु ये लोकतंत्र है, यहाँ ये हीरो तंत्र नहीं, ये हीरो राइट। वर्शिपिंग तंत्र नहीं है। लेकिन एवरेज कितना था चर्चा में हिस्सेदारी का? 37.2%। आपने 2 में हिस्सा लिया। 16वीं लोकसभा में 11 चर्चाओं में हिस्सा लिया राहुल गांधी जी ने। एवरेज आंकड़े मिले नहीं है मुझे, तो वो नहीं पा रहा हूँ। 17वीं लोकसभा में 11 चर्चाओं में हिस्सा लिया, डिस्कशंस में। एवरेज 46.7 का था, 46.9% चर्चाएँ हुई, लोगों ने हिस्सा लिया। आप 11 चर्चाओं में हिस्सा लेते हैं। अभी जो चल रही है फरवरी 2026 तक की बात कर रहा हूँ। अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं वैसे, एप्रिशिएट करना चाहिए इनको। अब तक उन्होंने 13 चर्चाओं में हिस्सा लिया है। हालाँकि एवरेज जो है वो 16 की है, 16.6। तो अच्छा कर रहे हैं, इस बार अच्छा करें। क्या हम ऐसा मान लें कि राहुल जी आपको एलओपी चाहिए था, इस वजह से आप हिस्सा नहीं ले रहे थे? जब एलओपी बनाया गया तब आप हिस्सा लेते हो। वैसे यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि इस लोकसभा के दौरान, इस 18वीं लोकसभा के दौरान राहुल गांधी जी की उपस्थिति हमको मिल नहीं पाई। क्योंकि लोकसभा में जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन रहते हैं, प्रधानमंत्री रहते हैं, ऐसे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको रजिस्टर में साइन करना कंपल्सरी नहीं होता, नहीं लिया जाता। तो ये उपस्थिति हमारे पास नहीं आएगी। तो ये बेनिफिट उनको मिल जाएगा। वैसे अगर उपस्थिति हम देखते हैं तो उनकी एवरेज उपस्थिति 42 टू 51% पे आती है। राइट। मतलब सर अभी इनका सॉरी सर, अभी इनका जो सर्विस रेट है सर वो 50% से भी नीचे है, ऐसा बोल सकते हैं आप हाँ, लोग। बिल्कुल। राइट। अब ये सोचिए जो लोग डिस्टिंक्शंस पे रहते हैं, फर्स्ट क्लास पे रहते हैं, ऐसे लोगों को ये कहते हैं आप डिससर्विस कर रहे हैं। ये पत्रकार कई पत्रकार ऐसे हैं, हमने देखा है उनको कि हुँ, बाढ़ आई है या लैंडस्लाइड हुआ है या वायनाड में ही देख लीजिए, कई पत्रकार ऐसे थे जो कादव-कीचड़ में जाकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आप उनको यस, कहते हो आप डिससर्विस कर रहे हो और यस। आपको जो काम दिया था, वायनाड के लोगों ने जिताकर आपको जो काम दिया, आप दोबारा गए राहुल जी वहाँ पर? नहीं गए। अभी अगर आंकड़े हम निकालें कि राइट, उन्होंने 2024 में जीतने के बाद अपना जो मतक्षेत्र है अमेठी, उनका अमेठी का कितनी बार दौरा किया, वहाँ के लोगों से कितनी बार उन्होंने इंटरैक्शन की, चर्चा की, बात की, तो सर्विस तो बाद से पता चलेगा आपको कि वहाँ पर समस्याएँ क्या हैं। परंतु अगर ये आंकड़े निकालेंगे तो ये बिल्कुल चौंकाने वाले हैं। वायनाड के आंकड़े आए थे, मैंने निकाला नहीं है वैसे, परंतु ये चौंकाने वाले ही थे। और कहा अमेठी तो जाता है कि आप इलेक्शन टू इलेक्शन जाते हो वहाँ पर। हाँ, और अमेठी तो सर कांग्रेस का कुनबा जो है वहाँ से शुरू पुश्तैनी से सीट कही हाँ, जाती है वो, अमेठी तो पुश्तैनी सीट कही जाती है। यस। ये अलग बात है बीच में स्मृति जी ने वहाँ से भगा दिया था वो जो था ना वो अमेठी के लोगों ने आपको दिखाया था। अब सोचिए, अभी भी आप रायबरेली से हो, अमेठी आप दोबारा गए नहीं, हारने के बाद। आप देखिए वहाँ पर आपके कोई कार्यकर्ता अब सोचिए, आपसे अच्छा कनेक्ट तो आपका कार्यकर्ता कर पाता है, वहाँ के लोगों से। आपसे अच्छी सर्विस शायद वो दे पाता है, कि 5 साल के बाद लगातार अमेठी के लोगों से संवाद करने के बावजूद, उस छोटे से कार्यकर्ता ने स्मृति ईरानी को हरा दिया। आप हुँ, भाग गए थे वायनाड। हुँ, दोबारा से आप आए ही नहीं वहाँ पर, मुड़कर आपने नहीं देखा। अब रायबरेली कितनी बार गए नहीं पता, यस, 24 के बाद जीत गए। यस वो तो तो ये ढूँढना किस पड़ेगा। प्रकार से और ये जो पत्रकार हैं, जो अगर आप देखेंगे तो जो उत्तर प्रदेश में जो रायबरेली को रिपोर्ट करते होंगे, वो लगातार वहाँ जाते। वो वहाँ के लोगों से संवाद भी करते। वो वहाँ के लोगों की समस्याओं को उजागर भी करते हैं। आप कितनी बार गए हो? तो किसी के ऊपर इस प्रकार से लांछन लगाना
किसी को बदनाम करना, इससे अच्छा है कि अपने आप को एक बार इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, आत्मनिरीक्षण कीजिए कि आप जब से सक्रिय राजनीति में आए हैं, आपने ऐसी कौन-सी सर्विस, कौन-सी सेवा देश को प्रदान की। आपका लोकसभा में उपस्थिति काल, आपका लोकसभा में प्रश्न पूछना, आपका चर्चाओं में उपस्थित रहना, ये सब देखते हैं तो ये सही में ऐसा लगता है कि जो आपने उस पत्रकार को कहा, शायद आपके लिए लागू होता है। आपने जो मुद्दे उठाए, उस मुद्दों से देश के लोगों को आपने बरगलाने की कोशिश की, भ्रमित करने की कोशिश की, देश की संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर से लोगों का विश्वास उठ जाए, इस प्रकार से आपने मुद्दे उठाए, हालाँकि आपने लोगों का मुद्दा नहीं उठाया। तो ये किस प्रकार की अगर इसको हम देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि आपने जो पत्रकार को कहा, वो आप शायद कहीं आप पर तो लागू नहीं होता। या फिर ऐसा कहते हैं कि लोग एक गुजराती शायर है, गज़लकार है, उनका एक शेर है, उसका मैं हिंदी में आपको बताता हूँ कि खुद को बुरा कहने की हिम्मत नहीं है, इसलिए लोग कहते हैं कि ज़माना बिगड़ गया। हुँ, राइट। तो मैं डिससर्विस कर रहा हूँ, ये कहने की हिम्मत नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, तो एक पत्रकार को कहते हैं कि आप डिससर्विस कर रहे यस। तो सर हम सर अंत में सर यही कहेंगे कि जिस सर्विस असली में कौन कर रहा है ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन सर सवाल तो कई है सर मन में कि क्या इनको सिर्फ़ इतना ही मालूम है कि मुझे सिर्फ़ राज करना है इसलिए सर्विस का मीनिंग नहीं मालूम है? क्या फिर हम ये सोच सकते हैं कि जो भी वो करते हैं वो उसको सर्विस मानते हैं और दूसरे जो कर रहे हैं देश के लिए वो डिसर्विस हो जाता है? या फिर सर हम ये माने कि जो दशकों से उनको जो मिला है राज करने का, सत्ता करने का, उसकी वजह से वो ये स्वीकार नहीं कर पा रहे, उनका जो फेल्यूर है और ये सारा फ्रस्ट्रेशन सर फिर ये दूसरों पर निकालते हैं। यही सोचने वाली बात है कि हमको एलओपी कैसा चाहिए? ऐसा नहीं जो हमारे ही देश का बदनामी करे और वापस आए। ऐसा नहीं जो एक एजेंडा चले जो दूसरों का हो। ऐसा भी एलओपी नहीं चाहिए जो हमारे देश को तोड़ने की बात करते हैं और ये उनको सपोर्ट करते हैं। सोचने वाली बात है, दर्शकों आप भी सोचिए। तो सर हम धन्यवाद देना चाहेंगे आपको कि आप हमारे साथ जुड़े और इस टॉपिक के ऊपर आपने चर्चा की। सभी दर्शकों को कहेंगे कि हमारा ये वीडियो ज़रूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद सर। जय हिंद, वंदे मातरम। हैं। धन्यवाद आपको भी, जय हिंद, वंदे मातरम।